जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपको कहाँ तक बताए थे, शायद हमको लग रहा है कि आपको परमाणु संरचना तक बता दिए थे, कि रदरफोर्ड का नियम तक बता दिए थे कि हमारा केंद्र है और केंद्र के बाहर में इलेक्ट्रॉन है, अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, अंदर में अधिक घनत्व होता है और अल्फा किरण का प्रयोग किया था। रदरफोर्ड यहाँ तक बता दिए थे आपको। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार ही बता दिए थे, कितना कितना इस सबका भार है। एक एटॉमिक मास नंबर बराबर बता दिए थे, एक एटॉमिक मास नंबर बराबर कितना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का भार कितना है, तो 9.1 इंटू 10 के पावर -31। प्रोटॉन के भार कितना है, 1.6 इंटू 1.6725 इंटू 10 के पावर -27। न्यूट्रॉन का भार है 1.6748 इंटू 10 के पावर -27। एवरेज में हम लोग मान लेते हैं इसको एक एटॉमिक मास नंबर। एक एटॉमिक मास नंबर अगर देखा जाए तो सबसे हल्का, आपको बताए थे कि सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे वजन में हल्का, सबसे ज़्यादा टुकड़ा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि माइनस यानी कि अपॉन 9 kg है। 9 kg में 31 को जीरो रहेगा, 31 को जीरो रहेगा और उसमें भाग करिएगा जितना टुकड़ा होगा तो समझिए कि 31 वो जीरो रहेगा तो कितना करोड़ होगा, उतना से अगर भाग करिएगा तो इसका बहुत सारा टुकड़ा हो जाएगा, गिन नहीं पाइएगा। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का होता है और उसका भार इतना है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार इतना है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार इतना है तो कितना का मार्जिंग है इसमें देख रहे हैं हम 24 या 23-24 का, मतलब कि लास्ट में देखा जाए तो 23-24 का मात्रा है। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक एवरेज मान लेते हैं भार। एवरेज भार मतलब कि 1.67 इंटू 10 के पावर -27। इतना ही तो है दोनों में कॉमन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में दोनों में कॉमन इतना है। तो हम इसको एक एटॉमिक मास नंबर मान लेते हैं, यानी कि एक एटॉमिक मास नंबर मतलब कि या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन। तो एग्जाम में भी पूछता है कि एक एटॉमिक मास बराबर किसका संख्या है। एक एटॉमिक मास बराबर कौन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों एक साथ दिया रहेगा तो दोनों एक साथ नहीं मार सकते हैं, क्योंकि वो दोनों को जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा। तो हम एक ही मारेंगे। अगर एक एटॉमिक मास नंबर पूछ रहा है तो या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन मारेंगे। अगर दोनों एक साथ है दोनों नहीं मारेंगे। ऐसा भी ऑप्शन देता है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब कि अलग कर देता है। जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ही पूछ देता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ रहेगा तो एक एटॉमिक मास नंबर बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों का भार जोड़ेंगे। इसका भी भार है 1.67 इंटू 10 के पावर -27। इसका भी भार है 1.67 इंटू 10 के पावर -27। तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक एटॉमिक मास से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम इसको प्रोटॉन मार सकते हैं सीधा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो भार 9.1 इंटू 10 के पावर -31 होगा। तो इसका तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब टुकड़ा, इसका ज़्यादा टुकड़ा हो जाएगा तो ये तो हल्का हो जाएगा। प्रोटॉन को मार सकते हैं, क्योंकि एक एटॉमिक मास बराबर या तो एक सिंगल प्रोटॉन होगा या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, या तो प्रोटॉन कितना हो सकता है, 1 इंटू 67 इंटू 25 इंटू 10 के पावर -27। तो एक एटॉमिक मास बराबर इसका संख्या हो सकता है, एक एटॉमिक मास बराबर इसका संख्या हो सकता है। अब बात है कि सब चीज़ तो ठीक है, इतना समझ में आ गया कि एक एटॉमिक मास बराबर इतना होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का होता है, सबसे हल्का परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, एक एटॉमिक का एवरेज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, आखिर जब इलेक्ट्रॉन को तो किसी से गणना करेंगे, किसी से तो इलेक्ट्रॉन का गणना करेंगे। अगर देखा जाए तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का भार के ये आधा नहीं है, आधा से भी ज़्यादा है, आधा से ज़्यादा है, आधा नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रोटॉन अगर 1 kg है तो इलेक्ट्रॉन उसका 3 पौवा है। न्यूट्रॉन अगर 1 kg है, मान कर चलते हैं एक समझने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन का भार कितना होगा, 3 पौवा होगा। बट ऐसा तो आएगा नहीं, मतलब कि रैंडमली सोचने के लिए 3 पौवा कहने में ये 3 पौवा के हिसाब से थोड़ा ना, मतलब उससे पूछेगा। तो एक इसका है दिया हुआ कि इसको मापने के लिए ऐसे माप सकते हैं, हाइड्रोजन से इससे गणना कर सकते हैं। बट हाइड्रोजन का भी भार इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, पर उसको एक बनाया गया है कि अगर हाइड्रोजन का जितना भार है, अगर उतना में 1/1840 से भाग करेंगे और जितना आएगा उतना इलेक्ट्रॉन का भार होगा।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है इसका आपसी भार एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर है, एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन तो इसका 3 पौवा है, तो 3 पौवा तो एक अच्छा नहीं लग रहा है उसको गणना करने के लिए, तो उसको हम लोग कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के 1/1840 में अगर भाग करेंगे जो आएगा अंक वही इलेक्ट्रॉन का भार होगा। मतलब कि इसको कह सकते हैं कि ऐसे कह सकते हैं इसको, देखिए जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये तीन वही नाम है। ये तीनों अस्थायी कण होता है। अस्थायी में जितना कण पूछेगा पहले बताते हैं, 1 मिनट, इसको 2 मिनट के लिए रुक जाइए। ये तीन वो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये परमाणु का अस्थायी कण होता है, ये परमाणु का अस्थायी कण होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी जितना कण आएगा अगर एग्जाम में पूछे तो सब अस्थायी कण हो सकता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही अस्थायी कण होता है, बाकी जितना होता है वो सब अस्थायी होता है, बहुत सारा होता है अस्थायी कण, ठीक है ना। प्रोटॉन, ये परमाणु में अस्थायी कण बहुत होता है और अस्थायी के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो हम अब यहाँ पर आ जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मान लेते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का हम माने हैं इसका एवरेज भार, या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, इसका एवरेज भार 1 एटॉमिक मास बराबर मान लेते हैं, 1 एटॉमिक मास बराबर मान लेते हैं, ठीक है। अब बचा हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का भार मापने के लिए, इलेक्ट्रॉन का भार मापने के लिए हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर हाइड्रोजन का 1/1840 में अगर भाग करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन का भार निकल के आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन में 1840 से भाग करेंगे, हाइड्रोजन का जितना भार होता है, तो जितना हाइड्रोजन का भार होता है अगर यहाँ पर लिखे 1840 से भाग करेंगे तो जो आएगा उनके वो इलेक्ट्रॉन का औसत भार होगा, इलेक्ट्रॉन का औसत भार हो जाएगा, ठीक है। और 1 एटॉमिक मास नंबर बराबर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 एटॉमिक मास बराबर ये इतना होता है, 1 एटॉमिक मास बराबर 1.67 इंटू 10 के पावर -27, ये जिसमें रहेगा उसी का एवरेज होगा। तो देखिए, तो 1 एटॉमिक मास बराबर क्यों कौन हो सकता है, इसमें ये है, न्यूट्रॉन में भी है 1.67, उसके बाद में 4 8 है तो उसको छोड़ दीजिए, 1.67 प्रोटॉन में भी है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1 एटॉमिक मास बराबर इसको भार, इसका औसत भार हो सकता है। और औसत भार हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन से 1840 का हो सकता है। बस हम भार समझाने के लिए ये कहते हैं, ये निरपेक्ष द्रव्यमान इसको कहते हैं, इसको हिंदी में निरपेक्ष द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष द्रव्यमान, ठीक है ना। अब इसको छोड़ते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा हो गया इसमें टाइम। देखिए, हम यहाँ पर समझा देते हैं आपको, हम आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। भार तो समझ में आ गया। हम आपको पिछले वीडियो में रदरफोर्ड का नियम बता दिए थे, गोल्डस्टीन के नियम बता दिए थे, गोल्डस्टीन ने क्या चीज़ खोजे थे, रदरफोर्ड ने क्या क्या प्रयोग किए थे परमाणु पर। उसके बाद में जेजेट थॉम्सन तरबूजा का सिद्धांत भी बताए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। उसके बाद में न्यूट्रॉन के खोज किए थे चैडविक साहब ने, न्यूट्रॉन का खोज किए थे। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड ने पूरा परमाणु का संरचना किया, जैसे कि अंदर में घनत्व है। परमाणु का पूरा भार किस पर निर्भर करता है? हमारे केंद्र पर, नाभिक पर निर्भर करता है। परमाणु का पूरा भार केंद्र पर निर्भर करता है। केंद्र में क्या क्या है? तो पॉजिटिव प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और खोखली परत, बाहरी का इसका खोखली परत है, इसमें क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो चक्कर लगाते रहता है। जितना भार, मतलब कि जितना खिंचाव, जितना ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में होता है उतना ही ऊर्जा प्रोटॉन में होता है। क्योंकि एक दूसरे पर अगर जितना शक्ति देखा जाए तो जितना ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में निगेटिव में है उतना ही ऊर्जा प्रोटॉन के पॉजिटिव में है। अगर जितना ऊर्जा इसमें है उतना ही ऊर्जा प्रोटॉन में है। दोनों एक दूसरे के, मतलब कि एक तनाव पर है, एक चक्कर लगा रहे हैं, मतलब घिंचाव में दोनों का शक्ति बराबर होता है। ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये दो चीज़ समझ गए, एक चीज़ खत्म हो गया है, ठीक है। प्रोटॉन है और यहाँ पर न्यूट्रॉन है, सारा इसका भार नाभिक पर निर्भर करता है। सारा इसका भार किस पर निर्भर करता है? तो नाभिक पर निर्भर करता है, नाभिक पर इसका निर्भर करता है, ठीक है। तो हमारा एक जेजे थॉम्सन का सिद्धांत आया था, वो बता दिए थे। मैक्सवेल का सिद्धांत आया था, वो भी बता दिए थे। उसके बाद में बरबरी का सिद्धांत आया था, जो कि सटीक था और सही था। उन्होंने बताए थे, हम आपको बता दिए हैं। एक बार रिविजन कराते हैं उसको, पिछले क्लास में पार्ट 1 में उसको डाल दिए हैं। पार्ट 1 लेक्चर वीडियो में उसको बता दिए, समझा चुके हैं उसके बारे में। तो उसको बरबरी का सिद्धांत को बताए थे कि ये अपनी कक्षा में अगर घूमेगा, जैसे कि अपने घर में किसी को रहने के लिए किराया लगता है, नहीं लगता है, दूसरे जगह रहने के लिए किराया देना पड़ता है, तो उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा
तो उसका ऊर्जा बनी रहेगा, उसका ऊर्जा खत्म नहीं होगा। अगर दूसरी कक्षा में जाएगा अपने से उच्च में तो ऊर्जा को ग्रहण करेगा बाहर से, अगर नीचे में जाएगा तो ऊर्जा को त्याग करना पड़ेगा। अपनी कक्षा में रहेगा, सामान्य स्थिति बनेगा तो अपनी कक्षा में आ सकता है। इलेक्ट्रॉन पर शूट करता है एक चीज़, इलेक्ट्रॉन को आवारा इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चक्कर पकड़ ज़्यादा करता है। ये क्या करता है, चक्कर पकड़ क्यों करता है, कैसे हम लोग पता करते हैं इसको, कि कभी कभी रहता है किसी दूसरी जगह नजर डाल देता है, किसी दूसरे का चक्कर लगाने लगता है, किसी दूसरी जगह चल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ये जो परमाणु का भार होता है, क्रमांक कहते हैं कि परमाणु का क्रमांक, परमाणु का जो क्रमांक होता है वो किस पर निर्भर करता है, ये पूछा जाता है। तो परमाणु का क्रमांक पूरा प्रोटॉन पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवारा टाइप का होता है, ये इधर से उधर से इधर जाते रहता है, आदान प्रदान करता है। जितना ये आवारा इसको कहा जाए तो उतना ही ये देता भी है, दान भी देता है, और कहा जाए तो इसको ग्रहण भी करता है, मतलब कि लेता भी है। दान देने का और लेने का काम इलेक्ट्रॉन करता है, और चक्कर पकड़ आवारा टाइप का कार्य जितना होता है इधर से उधर करने का काम इलेक्ट्रॉन करता है। इसलिए परमाणु का पूरा भार प्रोटॉन पर निर्भर करता है, परमाणु का पूरा भार प्रोटॉन पर निर्भर करता है। कैसे पता करते हैं? जैसे कि आपको हम बता देते हैं कि ये हो गया हमारा, एक हो गया एटॉमिक नंबर हो गया, ये हमारा हो गया एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं? हिंदी में इसको परमाणु संरचना कहते हैं, परमाणु संख्या, परमाणु की संख्या इसको कहते हैं। और इसको कहते हैं परमाणु का भार, परमाणु का भार। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु की संख्या, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु के भार। तो इसको हिंदी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। तो हम इंग्लिश में दिखा देते हैं, हिंदी इंग्लिश में छोड़ देते हैं। एटॉमिक नंबर को क्या होता है कि हम लोग इसको जेड से दर्शाते हैं, जेड से, और एटॉमिक मास को हम लोग ए से दर्शाते हैं। यानी कि अब हम एटॉमिक नंबर इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, एटॉमिक मास इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, ओनली जेड और ए लिखेंगे। यानी जेड के मतलब क्रमांक हो गया और ए के मतलब कि उसका भार हो गया, ठीक है। क्योंकि अब इसका भार ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, जैसे कि हमारा सोडियम है, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, न्यूट्रॉन का भार कितना होता है, और प्रोटॉन का भार कितना होता है, उसका भार कितना होता है, उसका मास कितना होता है। तो ये तीनों चीज़ देखना है, चारों चीज़ देखेंगे तो हम इसको जेड और ए से सूचित करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए, इसको हम साइड में कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब समझिए कि ये जेड क्या हो गया, ये क्रमांक हो गया, ये ए क्या हो गया, भार हो गया, ये पी से क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, एन से क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एन से क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब हम अगर पूछते हैं आपसे कि मान के चलो कि सोडियम है, सोडियम कितना होता है, सोडियम 11 N और 23 होता है, 11 N और 23 इसका भार होता है। मतलब कि अगर ये 11 क्या है, अगर 11 क्या है, समझ लीजिए कि क्रमांक 11 यानी कि सोडियम कितने नंबर का है, तो 11 नंबर का है। सोडियम का भार कितना है, तो 23 है। अब बताइए कि सोडियम में Na जो सोडियम होता है, अगर हम कहें कि इसका सोडियम का भार टोटल कितना है, तो भार क्या कहेंगे, भार 23 कहेंगे। सोडियम का भार कितना है, 23 है। अगर हम कहें कि सोडियम का क्रमांक कितना है, तो क्रमांक 11 है। सोडियम का क्रमांक कितना है, 11 है। अब कहें कि सोडियम में परमाणु की मतलब कि परमाणु संख्या कितना है, सोडियम में परमाणु की संख्या कितना है, सोडियम में परमाणु की संख्या कितना है, 11 है। हम क्या बोले, पहले बता चुके आपको, एक बार और रिवीजन करा देते हैं, ध्यान में रहेगा कि परमाणु की पूरा भार या परमाणु का पूरा क्रमांक या परमाणु की पूरी संख्या क्रमांक किस पर निर्भर करेगा। तो किसी भी परमाणु का क्रमांक हिंदी में उसको संख्या बोलते हैं और इंग्लिश में उसको नंबर बोलते हैं, और क्रमांक हिंदी में ही बोलते हैं। संख्या या क्रमांक के रोल नंबर होता है, जैसे कि क्रमांक रोल नंबर होता है, ठीक है। तो उसको रोल नंबर कह दीजिए, क्रमांक कह दीजिए, संख्या कह दीजिए, ठीक है ना। तो परमाणु का क्रमांक किस पर निर्भर करता है, होता है, अगर देखिए इसमें किसी प्रकार के चक्कर पकड़ नहीं है, अगर प्लस माइनस अगर किसी भी परमाणु में हुआ है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन चक्कर पकड़ कर दिया है, ठीक है। यहाँ से पता करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चक्कर पकड़ किया है, बाकी इसमें कुछ नहीं किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सोडियम है, सोडियम में परमाणु का भार 23, परमाणु की संख्या क्रमांक यानी कि 11,
बट प्रोटॉन का संख्या कितना है, तो प्रोटॉन का संख्या भी 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। अगर चक्कर पकड़ नहीं किया है तब अगर किसी भी प्रकार के यहाँ पर प्लस या माइनस रहे, यानी कि कम बेसी कर दिया, इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दिया, प्लस के मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपना परमाणु को दान कर दिया, और माइनस के मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपना दान को वापस ले लिया, किसी से ले लिया। तो अभी तक में हम इसको बाद में समझाएंगे, पहले इसको समझा लेते हैं, फिर प्लस माइनस के चक्कर बताएंगे आपको। तो अब प्लस माइनस का चक्कर भूल लीजिए 2 मिनट के लिए, पहले इसको समझ लीजिए क्या होता है। तो इसका भार और क्रमांक तो समझ में गया। परमाणु का भार, परमाणु की क्रमांक, सोडियम में परमाणु की क्रमांक 11, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की क्रमांक 11, सोडियम में 11, इलेक्ट्रॉन का क्रमांक और परमाणु का क्रमांक सेम होता है तब तक जब तक कि इलेक्ट्रॉन चक्कर पकड़ ना करे तब तक, यानी कि प्लस माइनस ना हो तब तक, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस नहीं हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्रमांक कितना है, सोडियम में 11 है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन का भार निकालना है। न्यूट्रॉन का भार निकालने के लिए, न्यूट्रॉन का क्रमांक निकालने के लिए ये जो भार होता है, ऊपर देखिए 2 मिनट के लिए ऊपर नजर फेरिए। 23 जो है सोडियम का भार 23, वो किसको किसको मिलाकर है, तो किसी भी परमाणु का भार, किसी भी परमाणु का भार लिख सकते हैं, तो उसका भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना रहता है। किसी भी परमाणु का भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो 23 है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर भार उसका बना है। देखिए कैसे। अब प्रोटॉन का तो हमारा सीधा सीधा भार पता चल गया, प्रोटॉन की संख्या क्रमांक कितना है। जब प्रोटॉन का क्रमांक पता चल गया तो हम न्यूट्रॉन का क्रमांक निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमारा ए जो है, ए पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ए हमारा टोटल भार है। तो ए में से अगर हम माइनस को प्रोटॉन करेंगे तो क्या न्यूट्रॉन का संख्या नहीं निकल जाएगा, न्यूट्रॉन का क्रमांक नहीं निकल सकता है? निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? देखिए भार कितना है, 23 है, प्रोटॉन का क्रमांक कितना है, 11 है। अब इसको घटाइएगा तो क्या 12 नहीं आ जाएगा? तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम में परमाणु की संख्या, मतलब प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम बेसी होते रहता है, हम बताएंगे कैसे होता है। तो अभी 2 मिनट के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है, न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। जो परमाणु का भार होता है उसका वो भार किस किस से मिलकर बना रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना रहता है। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए प्लस माइनस के चक्कर समझा देते हैं आपको। जैसे कि हमारा NaCl होता है, एक हमारा NaCl होता है, तो सोडियम का तो 11 23 बता दिए, और क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 17 35 होता है, सोडियम 35 क्लोराइड का होता है। जैसे कि ये हो गया क्लोराइड 17 और 35, और ये हो गया सोडियम 11 और 23, 11 23। अगर हम ये दोनों को मिला देंगे तो सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl हो जाएगा। दोनों को अगर मिला देंगे तो NaCl हो जाएगा। तो अगर ये एक दान देगा, ये अगर एक दान देता है और ये एक दान लेता है, ये देता है और ये लेता है, तो ये दोनों एक देगा और ये एक लेगा। ये कैसे पता चलेगा कि ये क्यों देगा और ये क्यों लेगा? इसको हम लोग आगे समझेंगे 2 चैप्टर के बाद में, तीसरा चैप्टर में। ये दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर में भी उसको समझ लेंगे बढ़िया से कि ये क्यों देता है और ये क्यों लेता है। ये कैसे हम इसको मिला सकते हैं, इसका परमाणु संरचना होता है, हम उसको आगे जाकर इसको बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। अभी इसको यहीं पर समझें तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, पहले यहाँ पर समझने की फोकस करिए क्या होता है। देखिए सोडियम क्या होता है, 11 होता है, और क्लोराइड क्या होता है, 17 होता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना होगा, 10 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा नहीं होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, यानी कि 17 दूनी का 34, 18 एक लिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 बढ़ गया। बाकी प्रोटॉन की संख्या इसमें कितना हो गया, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, प्रोटॉन की संख्या 11 हो गया, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 17 हो गया। अब बताइए कि क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो क्रमांक हम बता रहे थे कि सेम होता है, बदल गया कि नहीं बदल गया? हम अभी ये समझना चाह रहे हैं कि प्लस और प्लस माइनस हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर पकड़ काम कर दिया। कैसे पता चला? क्योंकि देखिए हम बोल रहे हैं क्रमांक किस पर निर्भर करता है, तो प्रोटॉन पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन अभी तक अपना किसी भी प्रकार के चाल को नहीं बदला है, बट इलेक्ट्रॉन इसमें देखिए बदल दिया है। इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया है, बदल दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस यानी कि दान दे दिया, यहाँ पर माइनस यानी कि दान को ले लिया। तो जितना ये चक्कर पकड़ करता है उतना दानी भी है, गलती जो जितना गलती करता है उतना सही भी कार्य करता है, ठीक है। यह समझना चाहिए हम लोगों को।
तो इलेक्ट्रॉन तो मान लीजिए कि हमारा है, हमारा इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, क्योंकि इधर से उधर, उधर से इधर किसी को बुला लेता है तो किसी को भेज देता है, ये कार्य करते रहता है, इधर से उधर जाते आते रहता है। बट ये देता भी है और लेता भी है। प्रोटॉन न देने का काम करता है न लेने का काम करता है, जितना है उतना वो फिक्स रहता है। तो प्रोटॉन का क्रमांक कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये समझाना चाह रहे थे। हमको ऐसा लगेगा कि ये समझ गए होंगे, मतलब उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे, कुछ भारी नहीं है, कुछ खास नहीं है। ठीक है ना। तो NaCl के बाद कैसे बनता है नमक, इसको हम बाद में बताएंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं, उसको देखेंगे कितना लंबा हो सकता है, उसके अनुसार बताएंगे। अब हम इसमें एक चीज़ बता सकते हैं आपको कि सम इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। यानी कि सम इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। जब जिसे कि हमारा मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन दिया है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन दिया है, तो उसको क्या हो गया कि मैग्नीशियम का 12 होता है और हमारा सोडियम का 11 होता है और हमारा एल्युमिनियम के 13 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अगर ये सब का अगर मान बराबर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, तो समझिए कि मतलब कि सम इलेक्ट्रॉन है। अगर सबका इलेक्ट्रॉन बराबर है, 4 को जैसे कि दिया है परमाणु, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, अगर वो सबका बराबर है इलेक्ट्रॉनों की क्रमांक, तो समझिए कि वो सम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसको बताते हैं सम इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम 12 हो गया, सोडियम है, सोडियम 11 हो गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 हो गया, हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कितना हो सकता है, एल्युमिनियम 13 हो सकता है, एल्युमिनियम 13 हो सकता है। अब समझिए कि हमको इसको सम इलेक्ट्रॉन करना है, इसको सम इलेक्ट्रॉन करना है। बताइए कि कैसे सम इलेक्ट्रॉन करेंगे। सम इलेक्ट्रॉन करने के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। सम इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जितना दिया है परमाणु, उस सब का क्रमांक जो होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, उसको सम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बराबर करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने देने का काम करेगा, तब जाके प्लस माइनस के चिन्ह को समझना है। प्लस का मतलब कि दे दिया, माइनस का मतलब कि ले लिया, प्लस का मतलब कि दे दिया, माइनस का मतलब कि ले लिया। यहाँ पर मान चलिए कि 2 गो प्लस है, यानी कि 2 गो दान दे दिया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मान के चलिए कि 1 गो प्लस है, यानी कि 1 गो दान दे दिया। यहाँ पर मान के चलिए कि 2 गो माइनस है, यानी कि 2 गो ले लिया। यहाँ पर मान चलिए कि 3 गो मतलब कि प्लस है, यानी कि 3 गो दान इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसमें हम पूछेंगे कि प्रोटॉन की संख्या, पहले हम इलेक्ट्रॉन बन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है और प्रोटॉन की संख्या कितना है साथ साथ। तो क्या इसमें प्रोटॉन का क्रमांक बदलेगा? प्रोटॉन का क्रमांक कभी भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का क्रमांक फिक्स रहता है, जितना दिया रहता है वो फिक्स है, ना बदलेगा, ना देगा, ना लेगा। प्रोटॉन कभी भी देने लेने का काम नहीं करता है। इसलिए परमाणुओं का क्रमांक की संख्या किस पर निर्भर करता है? तो हमारा प्रोटॉन पर निर्भर करता है, ये पूछता भी है। ठीक है ना। तो प्रोटॉन का क्रमांक 12 है, इसमें 11 है, इसमें 8 है, इसमें 13 है। पर प्रोटॉन का बदला नहीं बदला। अब इलेक्ट्रॉन को देखिए कैसे बदलेगा। ये 2 गो दे दिया दान तो कितना बचा? 10 गो। इसमें 1 गो दान दे दिया तो 10 गो। इसमें 2 गो दान ले लिया, मतलब 2 गो ले लिया बाहर से तो 10 गो। इसमें 3 गो दे दिया तो 10 गो बचा। अगर इसमें 2 गो दिया तो 12 गो था इसका, और 2 गो दान दे दिया तो कितना बचा? 10। इसका सोडियम में 11 था क्रमांक, इलेक्ट्रॉन का क्रमांक, और 1 दान दे दिया तो 10 बचा। ऑक्सीजन में 8 था और 2 गो दान बाहर से ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो कितना बच गया? 10 है। एल्युमिनियम में 13 था इसका क्रमांक और 3 गो दान को दे दिया तो कितना बचा? 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बराबर आ गया? बराबर आ गया। इसी को तो कहते हैं क्या? सम इलेक्ट्रॉन। सम इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं सम इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉन। तो सम इलेक्ट्रॉन समझ गए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और मास और क्रमांक है, ये भी समझ गए। जैसे कि हम मान के चले कि हमारा आर्गन हो गया, आर्गन में 18 होता है परमाणु क्रमांक और 40 होता है इसका भार। तो हम इसका भार क्रमांक प्रोटॉन का, ये पी से क्या हो गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन का क्रमांक कितना है? 18। इलेक्ट्रॉन का क्रमांक कितना है? 18। न्यूट्रॉन का क्रमांक कितना है? तो भार कितना है? भार है 40 और मास कितना है? 18। 18 है मास 18 है। तो जब 18 है इसका क्रमांक, हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो इसका भार किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर इसका भार निर्भर करता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना है? प्रोटॉन की संख्या 18 है और प्लस में न्यूट्रॉन बराबर में 40। तो न्यूट्रॉन बराबर में 40 माइनस 18, यानी कि न्यूट्रॉन बराबर में 22। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 22। समझ गए।
ये हम पहले ही बताए थे, सबसे पहले यही बताए थे। उसके बाद में ये सब बताए हैं। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। बाकी इसके बाद में इसको ऊर्जा खत्म कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त करने के लिए, जैसे कि पता करने के लिए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2n² बताए थे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होता है। हमारा वो बरबरी के सिद्धांत में बरबरी साहब ने दिए थे, तो मैक्सवेल का सिद्धांत फेल हो गया था। उसके बाद में जे थॉमसन त्रिभुजा का सिद्धांत दिया था, उसका भी त्रिभुजा को फेंक दिया गया था। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तीसरा लेक्चर में। ये दूसरा लेक्चर था, पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तीसरा लेक्चर शायद 2-4 दिन में डाल देंगे, उसको अपलोड कर देंगे।